नमस्कार। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल स्टडी 98 में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम आप लोगों को भारत की प्रमुख नदियों के बारे में पढ़ाने वाले हैं, जो कि आप इस प्रकार से डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे, पीपीटी के माध्यम से सीखेंगे, जो अपने आप में एक इमेजिन तरीके से सीखने को मिलेगा। और यकीन मानिए, इस तरीक़ा से अगर आप सीखते हैं तो आपको जो है सो सारी डाउटें क्लियर हो जाने वाली है, क्योंकि इस प्रकार के आप इमेजिन के सहारे आप माइंड जो है सो माइंड मैप बना करके अगर पढ़ते हैं तो आपको याद भी रहता है लंबे समय तक। और यह जो टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये हर प्रकार के एग्ज़ाम में नदी टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चाहे आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार पुलिस का दे रहे हैं, बिहार दरोगा का दे रहे हैं, या फिर सुपर टेट जो कि बिहार में अभी जो है सो लागू होने वाला है टीचरों के लिए, उसकी तैयारी कर रहे हैं। इन सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए यह टॉपिक जो है सो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको जो है सो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, और सारी डाउटें आज की क्लास में आपका क्लियर हो जाने वाले हैं। नदियों से जितनी भी क्वेश्चन आएगा सारा क्वेश्चन आप डील कर जाएंगे। साथ ही साथ इसमें हम कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आए हैं, जो कि कंटेंट को पढ़ाने के बाद हम आपसे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की नदियां जो है ना, इन नदियों को हम लोग जो है सो मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं। और यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आपसे पूछा जाए भारत की नदियों को कितने भागों में बांटा जाता है, तो आपको बताना है दो भागों में। एक भाग का नाम हम लोग हिमालय की नदियां देते हैं और दूसरे भाग का नाम हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां देते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, इसके लिए बताना है कि जो हिमालयी नदी होती है ना, इसमें सालों भर पानी रहती है, और प्रायद्वीपीय जो नदियां होती है इसमें वर्ष भर पानी नहीं होती है। हिमालय नदी जो होती है, आप लोग जानते हैं कि हिमालय नदी पर साल बर्फ़ जमा हुआ होता है, जो कि धीरे धीरे पिघलते रहती है। तो उसमें जितने भी नदियां हिमालय पर्वत से निकलने वाली है, उसमें बर्फ़ पिघल के सालों भर पानी रहती है, और बरसात के मौसम में वर्षा का पानी भी उसमें रहता है, जिसके कारण इसमें सालों भर पानी देखने को मिल जाता है। और इस नदियों का जब उदाहरण देखिएगा तो आप देखेंगे कि यह सिंधु नदी है। सिंधु नदी भी कहाँ से निकलती है, तो ये हिमालय पर्वत से ही गुजरता है। हालांकि इसमें अभी हम जस्ट देखेंगे कि कहाँ से निकलती है और किन किन जो है सो देशों से होकर के प्रवाहित होती है, कहाँ जा कर के ये किस सागर में जाकर के गिर जाती है। तमाम प्रकार के क्वेश्चनों को देखेंगे। साथ ही ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो देख रहे हैं, ये भी हिमालयी नदी है, और गंगा नदी तंत्र जो देख रहे हैं, ये भी हिमालयी नदी है। तो हिमालय का ये सारी नदियाँ हैं जिसमें सालों भर पानी रहती है। प्रायद्वीपीय नदी वो नदियाँ होती है जिसमें सालों भर पानी नहीं होती है, और बरसात के मौसम में इसमें पानी तो होती है, लेकिन जैसे ही बरसात का मौसम समाप्त होती है इसमें पानी भी सूख जाती है। जैसे कि प्रायद्वीपीय नदियाँ कहने का मतलब ये भी समझना है कि भारत के जो नीचे का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत की जो एरिया पड़ता है, ये प्रायद्वीपीय इलाका है, और यहाँ की जो नदियाँ उसको हम प्रायद्वीपीय नदियाँ कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? आप यहाँ से मानचित्र के माध्यम से भी देख पा रहे हैं कि यह सिंधु नदी तंत्र को इस प्रकार से डिनोट किया गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र को इस प्रकार से, और गंगा नदी जो है यहाँ से यहाँ तक प्रवाहित होती है। हालांकि एक आउटलाइन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इसके विस्तार रूप से हम स्टडी इसमें कराएंगे आपको। दक्षिण भारत की नदियों में जब आप देखेंगे तो इसमें जो है सो नर्मदा नदी हो गया, ताप्ती नदी, कृष्णा, गोदावरी आदि प्रकार की जो भी नदियां हैं, ये सभी के सभी दक्षिण भारत की नदियां कहलाती हैं। समझ में आ गया ना इतनी बातें? चलिए अब एक एक करके हम डिटेल्स इसको ओपन करते हैं और आपको सिखाते हैं। यकीन मानिए, आपको इस प्रकार का जो है सो नॉलेज इससे पहले कहीं किसी वीडियो में नहीं देखे होंगे, उतना हम अच्छे से इसमें आपको क्लियर कराने वाले हैं। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है सो इसको तैयारी कर सके अच्छे से। और सुपर टेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं, बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सभी प्रकार के एग्ज़ामों के लिए जो है सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जल्दी से इसको देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु नदी के बारे में पढ़ना, जो हिमालयी नदी है। हिमालय नदी से, हिमालय पर्वत से निकलने वाली, गुजरने वाली ये नदियां हैं। इसमें सालों भर पानी होती है, ध्यान में रखना है। और इसका जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है ना, वो कुछ इस प्रकार का बनता है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, इसका उद्गम स्थल कहाँ है, तो इसके लिए आपको बताना है। इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन आपसे बन सकता है, और आपको याद नहीं होगा तो शायद आप इस क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं। जैसे
यह क्षेत्र जो आप देख पा रहे हैं ये मानसरोवर झील के नाम से जाना जाता है। तो जब कभी भी आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु नदी किस झील से निकलती है तो उस वक्त आपको बताना होगा कि मानसरोवर झील से निकलती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है तो मानसरोवर झील से निकलती है। परंतु इसमें जब आपसे क्वेश्चन ये कर दे कि किस पर्वत से निकलती है, सिंधु नदी किस पर्वत से निकलती है, तो यहाँ पर देखिएगा कैलाश पर्वत श्रेणी है। यहाँ पे कौन सी है, कैलाश पर्वत श्रेणी है। तो पर्वत जब पूछा जाएगा तो आपको बताना है कि कैलाश पर्वत श्रेणी से निकलती है, और झील पूछा जाएगा तो मानसरोवर झील से निकलती है। इसके साथ साथ एक और भी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्लेशियर से निकलती है सिंधु नदी, किस ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर क्या होता है कि बर्फ का जो बहुत बड़ा टुकड़ा होता है ना, बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा ही क्या कहलाता है, ग्लेशियर कहलाता है। तो ये ग्लेशियर से अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किस ग्लेशियर से निकलती है, तो ये भी इसी के समीप जो है बोखरचू ग्लेशियर कहलाता है। कौन सा ग्लेशियर है, बोखरचू ग्लेशियर, बोखर है ना। तो ये बोखरचू ग्लेशियर है जहां से जो है सो सिंधु नदी निकलती है। तो इसमें 3 प्रकार, इसके उद्गम स्थल से लेकर के 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। झील पूछेगा तो ध्यान में रखना है मानसरोवर झील हो जाएगा, पर्वत पूछेगा तो कैलाश पर्वत हो जाएगा, और ग्लेशियर पूछेगा तो आपको ध्यान में रखना है कि बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। और यह तीनों के तीनों कहाँ पड़ता है तो तिब्बत में पड़ता है, कि जो वर्तमान में चीन में पड़ता है। क्योंकि तिब्बत पहले एक स्वतंत्र देश हुआ करता था, लेकिन इस पर जो है इस वक्त चीन का अधिकार है, इसलिए चीन भी साइड में आपको लिखना है कि ये तीनों कहाँ से निकलते हैं, तिब्बत चीन से निकलती है। इसके बाद आपको एक चीज और ध्यान में रखना है कि यह जो सिंधु नदी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से निकल करके भारत में एंट्री ले रही है, लेकिन एंट्री लेने से पहले यह जब तक तिब्बत में प्रवाहित होती है, जब तक यह सिंधु नदी तिब्बत में प्रवाहित होती है तो इसका एक नया नाम होता है। उस वक्त जो है इसका सिंधु नदी नाम ना होकर के इसका नाम क्या होता है, तो आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका नाम क्या हो सकता है। तो इसका जो नाम होता है आपको ध्यान में रखना है, ये सिंगी खवांग। क्या नाम होता है इसका, इसका नाम होता है सिंगी खवांग, सिंगी खवांग, सिंगी है ना, सिंगी खवांग नाम होता है, खवांग। तो ये नाम आपको ध्यान में रखना है कि सिंधु नदी का जो तिब्बत में नाम पड़ता है वो क्या नाम पड़ता है तो सिंगी खवांग नाम पड़ता है। और इसी सिंगी खवांग का अर्थ होता है शेरमुख होता है। क्या नाम होता है इसका, शेरमुख, इसका अर्थ होता है शेरमुख। साथ ही साथ इसका एक और क्वेश्चन इंपोर्टेंट बन जाता है, या सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करता है तो कुछ इस प्रकार से इस रास्ते से होते हुए जो है सो नीचे आती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। लेकिन इसकी जो कुल लंबाई है, सिंधु नदी की कुल लंबाई यदि आपसे पूछ लिया जाए कितनी होती है तो आपको ध्यान में रखना है कि 2880 किलोमीटर पड़ता है इसकी कुल लंबाई। कितना पड़ जाता है तो 2880 किलोमीटर की कुल लंबाई इसकी पड़ती है। और इसके साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि भारत में जो सिंधु नदी की कुल लंबाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ये कितना पड़ता है, तो इसके लिए बताना है कि यह मात्र 1114 किलोमीटर का दूरी तय करता है। कितना तो 1114 है। तो सिंधु नदी की कुल 2880 किलोमीटर में से 1114 किलोमीटर जो है वो भारत में है, गुजरती है, भारत से गुजरती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपसे इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि भारत के वो कौन से स्थान है जहां से सिंधु नदी जो सिंगी खवांग के नाम से जाना जा रहा है तिब्बत में, और भारत में एंट्री करते वक्त भारत का वो कौन सा क्षेत्र है जहां से ये सिंधु नदी प्रवेश करती है, वह क्षेत्र का नाम पूछेगा आपसे। तो आपको ध्यान में रखना कि इसी क्षेत्र का नाम है, इस बिंदु का नाम है दम चौक। क्या बोलना है आपको, दम चौक। ये है दम चौक, दम चौक। तो ये दम चौक है, ध्यान में रखना है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछेगा कि अब भारत में प्रवेश करके भारत से बाहर जब निकलती है तब इस बिंदु का नाम क्या होता है, तो इसके नाम बताना है कि यह चिल्लास नदी, चिल्लास जगह है। कौन सी जगह है, चिल्लास। ये ध्यान में रखना, चिल्लास हो जाएगा, चिल्लास है ना। तो ये चिल्लास से निकल जाती है। तो सिंधु नदी जो है दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्लास होते से ये भारत को छोड़ करके पाकिस्तान में चला जाता है, और फिर पाकिस्तान होते हुए ये अरब सागर, नीचे जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो क्षेत्र पड़ता है ये अरब सागर का क्षेत्र पड़ता है, और इसी में आकर के ये सिंधु नदियाँ गिर जाती है। साथ ही साथ इसमें आप देखिए, इतने बातें आपने समझ लिए। इसमें जो है से इसके कुछ सहायक नदियाँ भी होती है। सहायक नदियों में 5 प्रकार की सहायक नदियाँ हैं, और ये नदियाँ भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सहायक नदियों से भी क्वेश्चन आता है। सहायक नदियों में कौन कौन सी सहायक नदियाँ, चलिए इसके बारे में देखिए। जैसा कि देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कौन कौन सी नदियाँ हैं, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज।
झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियां हैं जो सिंधु की सहायक नदियां कहलाती है। इन पांचों को अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, इसके बारे में आपको समझना है। और जो है सो पाकिस्तान और भारत के साथ सिंधु जल समझौता भी होती है, जिसमें से 3 नदी ऊपर का जो देख रहे हैं कि सिंधु, झेलम और चिनाब, इन तीनों नदियों का अधिकांश पानी का हिस्सा जो है सो पाकिस्तान यूज़ करता है, और नीचे का जो रावी, ब्यास और सतलज देख रहे हैं, इन तीनों नदियों का जो पानी है वो भारत अधिकांश यूज करता है। ये समझौता सिंधु जल समझौता के आधार से हो चुका है। सिंधु नदी का कुल 80% का जो पानी है ये पाकिस्तान यूज करता है, मात्र 20% का जो पानी है वो भारत यूज करता है। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। सिंधु जल समझौता के अकॉर्डिंग 80% पानी का हिस्सा, नदी का हिस्सा पाकिस्तान यूज करता है, और भारत जो है मात्र 20% हिस्सा पर जो है सो अपना ये यूज करता है पानी को। इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो आपने इस सारे चीज़ों को देख लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपके लिए कुछ और भी लेकर के आए हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके उद्गम स्थल बोला जाएगा तो तिब्बत में ये मानसरोवर झील है, ऑलरेडी समझा दिए। मोहाना मतलब कहाँ जाकर के नदियाँ गिरती है, तो ये अरब सागर में आकर के गिरती है, ऑलरेडी समझाया हुआ है। इसकी सहायक नदियों के बारे में पूछा जाएगा तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, जिसमें से कि इन 5 नदियों में से आप देखेंगे कि 4 नदियाँ ऐसी है जो भारत से ही स्टार्ट हो रही है, यानी कि भारत से ही निकल रही है। जबकि सतलुज नदी के बारे में देखिएगा तो यह जो है सो सतलुज नदी यहाँ मानसरोवर झील के पास से ये सतलुज नदी निकल के आती है। तो ये आपने देख लिया सतलुज नदी के बारे में। एक अगर एग्जैक्ट लोकेशन आपसे पूछेगा कि कहाँ से निकलती है, तो मानसरोवर झील के पास देखिएगा एक जगह है जिसका नाम है राकसताल। तो यह राकसताल क्षेत्र है। इसी राकसताल से जो है सो सिंधु तो मानसरोवर झील से निकलती है। यह सतलुज नदी जो है वो राकसताल झील से निकलती है, यही सिंधु मानसरोवर झील के पास पड़ता है, और यहीं से जो है ऐसे करके ये निकलती है। एक और इसका अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है कि यहाँ पर देखिए चिनाब एक ऐसी नदी है जो सीधा आकर के डायरेक्ट मिलती है सिंधु में। बाकी जितने भी झेलम हो गया, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलुज हो गया, ये सभी का सभी क्या है तो चिनाब में आकर मिलती है। और ये 5 वाहन यानी कि नदियों का जो 5 समूह है, इनको हम 5 वाहन कहते हैं नदियों का, और ये सभी के सभी सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। देखिए नीचे क्या कहता है कि सिंधु नदी 3 देश से होकर के बहती है, चीन, भारत और पाकिस्तान। ये तो आप जानते हैं कि इधर जो चीन है, इधर अपना भारत है, और ये जो है सो पाकिस्तान है। तो 3 देशों से, कुल 3 देशों से जो है सो सिंधु नदी प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, सिंधु नदी, एक सेकेंड, सिंधु नदी जो है सो तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है। भारत के कौन से क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं तो लद्दाख में। हमने बताया दमचौक से प्रवेश करती है और चिल्ला से होकर के भारत को छोड़ भी देती है ये नदियाँ। समझ गए ना। चलिए उसके बाद करते हैं कि फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती है। 2 नदियाँ ऐसी है जो तिब्बत से आती है, जहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक तो सिंधु नदी हो गया और दूसरा कौन हो गया, सतलुज नदी हो गया। तो सिंधु और सतलज नदी। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह स्थित है। भारत का जो लेह आप देख रहे हैं, लद्दाख की जो राजधानी लेह है, वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इस बात को भी ध्यान में रखना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो वीडियो यदि पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा है एनर्जेटिक अगर वीडियो बन रहा है, एनर्जेटिक आपके लिए क्लास हो रही है, तो प्लीज़ इस क्लास को एक लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और आपके दोस्त लोग भी जुड़ करके पढ़ाई कर सके। आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं, बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, है ना, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आरएस की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की एग्जामों की तैयारी यदि आप लोग कर रहे हैं तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा काम करना होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जब भी वीडियो को हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक वीडियो पहुंचे और आप जो है सो अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। तो आपने समझ लिए हमारे भारत का लद्दाख क्षेत्र का जो है सो मशहूर शहर लेह है, जो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। इस बात को भी ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है। तो यहाँ तक समझ लिए। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे समझिए, इसमें कहते हैं कि सिंधु नदी, एक सेकेंड,
सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो 1960 में सिंधु जल समझौता होती है। कब होती है सिंधु जल समझौता? तो आपको बताना है 1960 में होती है। और इसी समझौते के अकॉर्डिंग हमने बताया कि सिंधु नदी का जो पानी है वो 80% हिस्सा पाकिस्तान यूज करता है और 20% हिस्सा जो है वो भारत यूज करता है। इस पर जो है दोनों के बीच समझौता हो रखा है। कब हुआ? तो 1960 ईस्वी में हुआ है। इस बात को ध्यान में रखना है। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने दस्तखत किए थे। कौन कौन? हमारे भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जो पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री थे तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये थे, और पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति थे अयूब खान। दोनों के बीच समझौता हुआ और सिग्नेचर किए थे। सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम, चिनाब, ये 3 नदियां ऐसी है जिस पर पाकिस्तान का अधिकार पूरा है और भारत में भी, भारत से ही तो गुजरता है, लेकिन उस पर अधिकांश हिस्सा जो है सो वो पाकिस्तान में जाता है। उस पर रोक ठेक हमारा भारत के कोई भी सदस्य नहीं करते हैं, क्योंकि समझौते के अकॉर्डिंग। दूसरी बात देख सकते हैं कि रावी, ब्यास और सतलुज, ये 3 नदियां ऐसी है जिसमें भारत में इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इस पर जितना चाहे बांध बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे भारत के क्षेत्र में आते हैं तो हम इसमें बांध भी बना सकते हैं। इतनी बात आपने समझ लिया। चलिए आगे देखते हैं। चिनाब नदी के बारे में, इसकी जो सहायक नदी है, इसके सहायक नदियों के बारे में समझ लीजिए। चिनाब नदी जो आप देख पा रहे हैं कि यह भारत से निकलती है और सबसे लंबी नदी है और जो डायरेक्ट सिंधु नदी की सहायक होती है और सिंधु नदी में जाकर के ही मिलती है। इसके बारे में बताना है कि इसका उद्गम स्थल के बारे में पूछा जाएगा तो बताना कि यह बारालाचा दर्रा से उद्गम होती है, यानी हिमाचल प्रदेश में पड़ती है। चिनाब नदी बारालाचा दर्रा से निकलती है। इसकी मुहाना जो है सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती है। इस बात को आप देख सकते हैं यहाँ से। साथ ही साथ जब ये चिनाब नदी निकलती है बारालाचा दर्रा से, तो ये डायरेक्ट चिनाब नदी के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि इसमें 2 नदियों का संगम होती है, एक चंद्र और दूसरा भागा। चंद्र और भागा 2 नदियों को मिलने से एक नदी बनता है जिसका नाम चिनाब दिया जाता है और इस चिनाब का दूसरा नाम चंद्रभागा नदी भी कहते हैं। ध्यान में रखना है। चंद्र और भागा 2 नदी आपस में आकर के मिलते हैं जिसे हम चंद्रभागा नदी कहते हैं और इसी का चिनाब नदी होता है। और ये चिनाब जो है सो बारालाचा दर्रा से निकल करके पाकिस्तान में सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी है। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि सिंधु की 5 सहायक नदियों में से वो कौन सी नदी है जो सिंधु के लिए सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी है? तो आपको बताना है कि चिनाब नदी है। बाकी के और सारे सहायक नदियां हैं, इसके बारे में समझिए क्या कहते हैं। झेलम नदी, जैसे कि तो झेलम नदी आप देख पा रहे हैं कि झेलम नदी कहाँ से निकलती है, तो ये भी जो है सो अपने भारत से ही निकलती है और डायरेक्ट जो है सो कहाँ से किस में मिल जाती है, तो ये चिनाब नदी में जा करके मिल जाती है इस प्रकार से। और यह जो है सो वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है। कहाँ से निकल रही है? तो वेरीनाग झील से निकल रही है। झेलम नदी कहाँ से निकल रही है? वेरीनाग झील से निकल रही है। झेलम नदी मतलब झेलना जब वेरीनाग मतलब नागिन जब किसी को डस लेता है तो उसको झेलना पड़ता है अपनी समस्याओं को, तो झेलने से ध्यान में रखना है कि कहाँ हो जाएगा। तो झेलम नदी वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से निकलती है और ये मुहाना कहती है, चिनाब नदी में जाकर के मिल जाता है। ये डायरेक्ट जैसे सिंधु नदी में नहीं मिलती है, ध्यान में रखना है। श्रीनगर जो है सो झेलम नदी के तट पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रीनगर जो है वो झेलम नदी के ही तट पर स्थित है। दूसरा नदी है कि रावी नदी के बारे में बताना। ये रोहतांग दर्रा यानी हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है और ये भी जो है सो चिनाब नदी में जाकर के मिल जाती है। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है। लाहौर, पाकिस्तान की एक फेमस जगह है लाहौर, जो रावी नदी के तट पर स्थित है। ध्यान में रखना है, लाहौर जो है वो कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के तट पर स्थित है। सतलुज नदी के बारे में बताना। यह राकसताल झील से, अभी जैसे कि हमने बताया राकसताल झील मानसरोवर के नज़दीक है, वहीं से निकलता है, तिब्बत में पड़ता है और ये चिनाब नदी में जाकर के मिल जाता है। और भाखड़ा नंगल बांध जो है वो सतलुज नदी के तट पर यानी सतलुज नदी के किनारे ही स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध आप देखेंगे तो इस प्रकार का है। तो ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये सतलुज नदी पर पड़ता है। नेक्स्ट आता है इसमें ब्यास नदी के बारे में। तो ब्यास के बारे में बताना है कि ब्यास नदी जो है ये रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है और सतलुज नदी में जाकर के मिल जाती है। और ब्यास नदी एक ऐसी नदी है जो भारत से निकल करके भारत में ही विलीन हो जाती है, पाकिस्तान का मुंह तक भी नहीं देखना चाहता है। ध्यान में रखना है, एकमात्र ब्यास नदी है जो भारत से उद्गम होती है और भारत में ही सतलुज नदी से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत के हरी के क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर जो है
ये इसका निर्माण होता है। तो पंजाब के हरीके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है और यही इंदिरा नहर है। ये कौन सी नहर है? इंदिरा नहर है। तो ये बात आपने समझ लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ब्रह्मपुत्र नदियां आ चुकी है, सिंधु नदी कंप्लीट हो गया, उसकी जो भी सहायक नदियां था उसके बारे में हमने ऑलरेडी समझा दिए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद भी आया होगा, आप अच्छे से सिंधु नदी तंत्र को अच्छे से समझ भी गए होंगे। शायद कभी इस प्रकार से नहीं पढ़े होंगे, लेकिन इस क्लास को करने के बाद आपके अंदर एक एनर्जी मिल रहा होगा, जो आप नदी चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है खास करके सिंधु नदी तंत्र से, तो आप जो है सो हर क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। उम्मीद हमें ऐसा है और आपको भी ऐसा फील हो रहा होगा। उसी एनर्जी के साथ ब्रह्मपुत्र नदी को भी आपको सीखना है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो को अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहता है कि सिंधु नदी तंत्र जो है ये भी मानसरोवर झील से निकल करके कुछ इस प्रकार से आती है। एक सेकंड, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जैसे निकल के आती है, ठीक है ना। यहाँ से मानसरोवर झील से निकलती है इस प्रकार से, और सीधा सीधा क्या होता है कि ये जब इस मानसरोवर झील से निकलती है तो ये पूरब दिशा में चलता है। किस दिशा में चलता है? पूरब दिशा में चलता है। और सीधा यू आकार की टर्न लेते हुए यह जो है सो अपने भारत और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है, और असम से होते हुए डायरेक्ट ये फिर जो है सो बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। कहाँ प्रवेश कर जाती है? तो बांग्लादेश में ये चली जाती है। तो इसकी डायरेक्शन आपने देख लिया कि किस प्रकार का यह डायरेक्शन है ब्रह्मपुत्र नदी का। इसके बारे में और भी बताना है कि ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत नदी जो है वो मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जबकि मानसरोवर झील से ही नहीं बल्कि उसके पास से निकलती है। अब वो पास वाला जगह कौन सा है? तो आपको बताना है कि वह ग्लेशियर जो है वो यांगसी ग्लेशियर है। कौन सी ग्लेशियर है? यहाँ पे यांगसी ग्लेशियर है। इस यांगसी ग्लेशियर का दूसरा नाम चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है। क्या नाम है? चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, ध्यान में रखना है आपको, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, या फिर इसका दूसरा नाम है यांगसी ग्लेशियर। यांगसी ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है इसके बारे में हमने बता दिए हैं कि बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा ही ग्लेशियर कहलाता है। झील कहेगा तो मानसरोवर झील कहना है, पर्वत कहेगा तो कैलाश पर्वत कहना है, और उसके बाद ग्लेशियर कहेगा तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। सिंधु नदी तंत्र में भी हमने आपको 3 प्रकार का इसको उद्गम स्थल से बताया है। ठीक उसी प्रकार से 3 प्रकार का क्वेश्चन आपको ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से भी पूछा जा सकता है, तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। और यह जो है सो तिब्बत से होते हुए प्रवेश कर जाती है, भारत में इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इसका मार्ग भी आपने देख लिए। या पहले जो सो पूर्व की ओर प्रवेश करती है, भारत में प्रवेश करते वक्त जो है सो यू आकार का टर्न लेते हुए यह जो है सो दक्षिण की ओर प्रवेश कर जाती है। इसका दिशा जो होता है दक्षिणायन हो जाती है। जब तक यह तिब्बत में प्रवाहित होती है तब तक इसको जो है सो सांगपो नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम क्या है? तो आपको ध्यान में रखना है सांगपो। कौन सी नाम है? तो सांगपो। सांगपो नदी के नाम से इस ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम सांगपो नदी दिया जाता है। जबकि सांगपो नदी का अर्थ पूछेगा तो आपको बताना है कि सांगपो का अर्थ शुद्ध करने वाला होता है। इसका क्या होता है अर्थ? तो शुद्ध करने वाला होता है, ध्यान में रखना है। सांगपो में शुद्ध करने वाला होता है। साथ ही साथ इसमें आप और भी क्वेश्चन देख सकते हैं कि यह नदी जो है वो 3 देशों से, चीन, भारत और बांग्लादेश से प्रवेश होती है। जबकि सिंधु नदी में 3 देश था, जिसमें चीन था, भारत था और पाकिस्तान था। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताना है, यह बांग्ला तीसरा देश कौन आ जाएगा? तो बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर की है, इस बात को भी ध्यान रखना है। 2900 किलोमीटर पर भारत में इसकी कुल लंबाई मात्र 960 किलोमीटर है। मात्र 916 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। भारत की कैसी नदी है? सबसे चौड़ी नदी है, क्योंकि भारत में मुख्य रूप से एक नदियाँ प्रवाहित होती है जो गंगा नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। हालांकि गंगा नदी तंत्र जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें हर एक क्वेश्चन को डिटेल से समझाएंगे, क्योंकि गंगा नदी तंत्र पर हम एक सेपरेट वीडियो लेकर के, एक सेपरेट क्लास लेकर के आएंगे, ताकि हर प्रकार के एग्जामों के लिए आपके रामबाण साबित हो जाए और आपके लिए जो है सो हर क्वेश्चन में ये देखने को मिल जाए। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य किन नामों से जाना जाता है? तो इसके लिए बताना है कि तिब्बत में जब भी रहते हैं तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जब ये प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश में जब यह प्रवेश करती है तो इसको हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। और यही दिहांग नदी जब असम क्षेत्र में आ जाता है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी दिया जाता है। और जब यह बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है तो इसको जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसको कुल 4 नामों से जाना जाता है। वो 4 नदी कौन कौन से है? तो बताना है सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और
जमुना नदी, सांगपो, दिहांग, ब्रह्मपुत्र और जमुना। देखिए जमुना नदी यहाँ पर ध्यान में रखना ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि अक्सर लोग इसको क्या कर समझ लेते हैं, यमुना नदी समझ लेते हैं और यह गंगा की सहायक नदी के साथ जोड़ने लग जाता है, जबकि गंगा की सहायक नदी यमुना वो दूसरा नदी है। और यहाँ पर जो है सो मतलब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जो है सो बांग्लादेश में आने के बाद इसका नाम जमुना पड़ जाता है। और जब इधर से देखिएगा गंगा नदी से निकलने वाली एक नदियां है जो बांग्लादेश में जाने के बाद पद्मा नाम से जाना जाता है, इधर से आ गया जमुना नदी, और दोनों का संगम संयुक्त धारा जब आगे की ओर बढ़ता है तो इसी का नाम क्या आ जाता है, मेघना दिया जाता है नाम। क्या बोलेंगे आप लोग, मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आगे जब हम गंगा नदी पढ़ाएंगे तो उस वक्त बताएंगे कि इसको मेघना नदी के नाम से जानते हैं। तो इतनी बात आप लोगों ने समझ लिया। और यह जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में आकर के मिल जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में एक चीज़ और बताना है कि इस नदी को हम लोग ब्रह्मा के पुत्र के नाम से भी जानते हैं। इसका जब संधि विच्छेद करके आप चेक करेंगे ना तो ब्रह्मा का पुत्र, ब्रह्मपुत्र मतलब ब्रह्मा का पुत्र, वह कौन सी नदी है जिसको ब्रह्मा के पुत्र के नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना यह सिर्फ और सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी को नाम से जाना जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी को भी आपने देख लिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, इसके बारे में समझिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। और इसमें देखिए ब्रह्मपुत्र नदी का जो मार्ग है वो कुछ इस प्रकार का मार्ग है। तो इस प्रकार के मार्ग में इसका लेफ्ट और राइट के जब डिसीजन लिया जाएगा तो ध्यान में रखना है जिस ओर से, जिस रास्ते से ये नदियाँ प्रवाहित कर रहता है ना, उसी ओर आप जो है सो मुख खड़ा करके अपने हाथों को फैला लीजिएगा। तो ये साइड देखिएगा आपका लेफ्ट होगा और ये साइड देखिएगा तो आपका राइट होगा। तो इस प्रकार से इधर जो भी आएगा ये सभी लेफ्ट साइड है, ये सभी क्या है, लेफ्ट साइड है। और इधर का जो भी साइड होगा ये आपका क्या होगा, तो राइट साइड होगा। ये कौन सी साइड हो जाएगा, तो राइट साइड हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ब्रह्मपुत्र नदी की लेफ्ट साइड की कितनी सहायक नदियां हैं, तो उसके लिए आपको बताना है कि यह दिबांग नदी है, लोहित नदी, लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं। क्यों कहते हैं इसके बारे में बताएंगे, पहले उससे नाम जान लीजिए सभी का। लोहित नदी के बाद धनसिरी नदी है और उसके बाद कपिली नदी के नाम से जाना जाता है। तो 4 नदियां प्रमुख है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी की बाएं सहायक नदियां हैं। और दाएं सहायक नदियों में देखेंगे तो ये तिस्ता नदी हो गया, संकोश नदी हो गया, मानस नदी और सुबनसिरी, ये 4 नदियां जो है सो दाएं सहायक नदियां भी है। दिबांग नदी और लोहित नदी, दिबांग और लोहित नदी जो आप देखेंगे तो इन दोनों नदियों जब यहाँ पे आकर के असम के क्षेत्रों में आकर के दिहांग नदी से मिल जाता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जब ये ब्रह्मपुत्र नदी अर्थात संगपो नदी प्रवेश करती है तो इसका नाम संगपो होती है। लेकिन इसमें जब दिबांग और लोहित दोनों नदियां आकर के मिल जाती है सिरिया नामक स्थान पर, असम के एक नाम जगह है जिसका नाम है सिरिया, तो सिरिया नामक स्थान पर ये दोनों नदियां आकर के मिल जाती है। तब इसकी संयुक्त धारा को हम लोग क्या करते हैं, तो ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी जब जिस प्रकार से आगे की ओर बढ़ता है तो यहाँ पर जो है सो असम के क्षेत्रों में एक द्वीप का निर्माण करता है, जिस द्वीप को हम लोग माजुली द्वीप कहते हैं। कौन सी द्वीप कहते हैं, माजुली द्वीप कहते हैं, जो भारत की सबसे बड़ी द्वीप है। नदियों के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है, तो माजुली द्वीप है, जो भारत में पड़ता है, भारत के असम क्षेत्रों में पड़ जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। और इसी के साथ नदियां आगे की ओर प्रवाहित होती रहती है, आगे होती रहती है और फिर लास्ट में जाते जाते असम के खेजरी नामक स्थान पे, कौन सी जगह है, खेजरी स्थान है। तो असम के खेजरी नामक स्थान पर जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। खेजरी नामक स्थान से होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और तभी जाकर के इस ब्रह्मपुत्र नदी का दूसरा नाम मेघना नदी दिया जाता है, ध्यान में रखना है। यहाँ से देखिए यह तिस्ता नदी है। तिस्ता नदी जो है सो मुख्य रूप से कहाँ से निकलती है, तो ये सिक्किम से निकलती है और सिक्किम की जीवन रेखा जो है सो इसी तिस्ता नदी को कहा जाता है, ठीक। और यह जो है सो असम में आकर के किससे मिल जाती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से। संकोश नदी के बारे में बताना है तो संकोश नदी जो आप देख पा रहे हैं कि इसका पुराना नाम क्या होता था, तो स्वर्णकोश नाम हुआ करता था। संकोश नदी का है दूसरा नाम स्वर्णकोश। उसके बाद ये देख रहे हैं मानस नदी है और ये मानस नदी जो है सो भूटान से निकलती है। सुबनसिरी जो है सो ये तिब्बत से निकलती है और ब्रह्मपुत्र नदी में आकर के मिल जाती है। लोहित जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, लोहित इसको खूनी नदी के नाम से जाना जाता है, इसलिए क्योंकि इसका जो पानी है ना वो आंशिक रूप से लाल है। आंशिक रूप से मतलब हल्का हल्का लाल है। लाल होने के कारण ये है कि इस जिस मार्ग से होकर के प्रवाहित होता है वो क्षेत्र जो है वहाँ की मिट्टी ही लाल है। जिस रास्ते से वो गुजरता है वो अपने साथ लाल रंग की मिट्टी के कारण उसका जो पानी है वो लाल लाल देखने को मिल जाता है, इसलिए इसको खूनी नदी के नाम से भी जानते हैं।
धनश्री के बारे में आपने देख लिया, ये भी जो है सो लेफ्ट जो है सो सहायक नदियाँ है, ये कपिली भी लेफ्ट सहायक नदियाँ है, ध्यान में रखना है। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो असम में है। कहाँ है? तो असम में पड़ता है, इस बात को भी ध्यान में रखना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है अब इसमें कुछ क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर के आए, तो उस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करना है। तो जितने भी यहाँ पे टॉपिक लेकर के हम आपके लिए लाए हुए थे, इसमें दो प्रकार की मुख्य नदियाँ था, जो हिमालय की नदियाँ कहलाती है, इसको हमने कवर कर लिए हैं। एक नदी सिंधु नदी तंत्र को और दूसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को, दोनों को हमने कंप्लीट कर लिया। इस पर जितने भी क्वेश्चन अब बन रहा है उस क्वेश्चन को डील कीजिए। और साथ ही साथ इससे क्वेश्चन को डील करने से पहले यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो और भी आपके लिए बना करके लाता रहूँ और आपके लिए जो है सो नॉलेजफुल वीडियो को लाता रहूँ और आपको जो है सो सिखाता रहूं। किसी भी प्रकार के आप कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित हो सकता है। बीपीएससी के लिए, यूपीएससी के लिए, बिहार पुलिस के लिए, बिहार दरोगा के लिए, यूपी ट्रिपल एससी के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, आरएस के लिए, ग्रुप डी, एनटीपीसी, रेलवे, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन डील कीजिए और देखिए आप कितना इसमें सही कर पाते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हल कीजिए। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, कहता है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। सिंधु नदी का केवल और केवल उद्गम स्थल पूछ रहा है। तो जैसा कि आप लोग को हमने बताया था कि यह झील कहेगा तो मानसरोवर झील हो जाएगा, पर्वत कहेगा तो कैलाश पर्वत हो जाएगा, और ग्लेशियर कहेगा तो बोखरचू ग्लेशियर हो जाएगा। तो यहाँ पर झील का वो जो है सो दिया हुआ है ऑप्शन में, तो आपको क्या बताना है? मानसरोवर झील। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदियां निकलती है। मानसरोवर झील से कौन सी नदियां निकलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, ऊपर में अभी जस्ट बता दिए हैं। मानसरोवर झील से निकलने वाली नदियां कौन सा है, तो ये बताना है कि ये सिंधु नदी है। कौन सी नदी है? सिंधु नदी। और ये सतलुज नदी भी वहीं से निकलती है, उसी के आसपास से ब्रह्मपुत्र नदी भी उसी से निकलती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है ये तीनों के तीनों नदियां निकल जाती है। इसके लिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। और ये देखिए क्वेश्चन कितना प्यारा सा है, जो एमपीपीएससी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ जो है सो कहीं ना कहीं जो है सो आपके लिए सिविल सर्विस के लिए भी जो है सो इम्पोर्टेंट होने वाला है क्लास, और होता भी है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का वीडियो और भी बनाए तो आपको सबसे पहले मिलता रहे और आप इस वीडियो को पढ़ करके अपने नॉलेज के स्तर को दिन प्रतिदिन दिन दूनी और रात चौगुनी वृद्धि करते रहें। समझ रहे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कहता है कि सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है। यहाँ पे कहता है कौन सी नदी ऐसी है जो पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है, यानी कि पाकिस्तान का उस पर पूरा अधिकार नहीं है। तो हमने बताया था कि ऊपर से तीन नदी सिंधु, चिनाब और झेलम, या फिर सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीन नदी ऐसी है जिस पर पूरा अधिकार किसका है, तो चीन का है। समझो सिंधु जल समझौते के अकॉर्डिंग। बच जाता है रावी। तो रावी नदी जो है इस पर जो है सो चीन का अधिकार नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रावी नदी। तो तीन क्वेश्चन को आपने अभी जस्ट हल कर लिए, और क्या क्वेश्चन आपका सही हुआ कमेंट में जरूर लिखे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए लाए हुए हैं, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। सिंधु की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है, इसके लिए आपसे पूछा गया है। तो हमने बताया था कि इन सारे सहायक नदियों में से मात्र और मात्र एक चिनाब नदी ऐसी है जो भारत में निकलती है। भारत के 12 से 12 जो है सो निकलती तो है, लेकिन यह डायरेक्ट सिंधु नदी से जाकर के मिल जाती है, और यह सबसे बड़ी सहायक नदी भी है। तो इस आधार से इस क्वेश्चन का जो आंसर सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चिनाब नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है। मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? याद कीजिए जब हमने ब्रह्मपुत्र नदी के लिए बता रहे थे तो लेफ्ट सहायक एंड राइट सहायक जो नदियां था, उस राइट सहायक नदियों में से हमने एक मानस नदी भी बताए थे। तो यहाँ पर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। इसका कौन सा हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यह भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में पूछा गया है। कहाँ पूछा गया है? बीपीएससी में। समझ सकते हैं, सिविल सर्विस के लिए ये पूछा गया। बीपीएससी अपने आप में बहुत बड़ा वेटेज लगता है, 2001 में पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपके लिए, इसी प्रकार का क्वेश्चन लाते हैं बीपीएससी। अगर आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी शिक्षकगण भावी शिक्षकगण हैं वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए, देख लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आपके लिए हम इस प्रकार का वीडियो और भी बना करके लाते रहेंगे। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना है? भारत में जो सांगपो नदी है, सांगपो नदी हमने अभी जस्ट बताया है कि सांगपो नदी हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र नदी। और यहाँ भी क्वेश्चन देख लीजिए, बीपीएससी प्री 2015 में यह क्वेश्चन आया हुआ। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है कि सांगपो नदी को बिहार में भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो यह ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट एक लाइक कर लीजिए आप लोग, अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप एक लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन देखिए, कहता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? चौड़ी नदी के हमने बताया था कि यार सिर्फ और सिर्फ भारत में एक ब्रह्मपुत्र नदी ऐसी है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी है। तो इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा? इसका भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप किस नदी पर है? माजुली द्वीप किस नदी पर है? ये हमने अभी जस्ट बताया है आपको थ्योरी क्लास में, यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। तो यह भी देखिए एसएससी 2011 में आया हुआ है क्वेश्चन, जो है एसएससी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, माजुली द्वीप। अगला क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? इसमें कहते हैं कि लाहौर किस नदी के तट पर स्थित है? और यह क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल 2017 में पूछा गया है। तो यह भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2017 में यह आया हुआ है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, और यह थ्योरी क्लास में हमने आपको समझाए हुए हैं कि लाहौर किस नदी के तट पर है। यह क्वेश्चन जो है सो आप लोगों के लिए छोड़ रहे हैं। आप लोग जल्दी से बताइए, रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी और चिनाब नदी, चारों में से कौन सी नदी ऐसी है जिस पर लाहौर, पाकिस्तान का फेमस जो शहर है लाहौर, यह किस नदी के तट पर है? हमने आपको सिखाया, कमेंट करके जरूर बताइए, हम आपके कमेंट को रीड करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है कि रावी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? रावी नदी कहाँ से निकलती है, इस बात को बताना है। यह भी क्वेश्चन हमने आपको सिखाए हुए। रावी नदी के बारे में बताइए, कमेंट करके फटाफट बताइए, क्योंकि थ्योरी क्लास में भी जस्ट हमने आपको सिखाया है। रोहतांग दर्रा से निकलता है, मानसरोवर झील, बारालाचा दर्रा या चोलामू झील से निकलता है। आप लोग जरूर कमेंट करके इसको बताइए, हम आपके कमेंट को रीड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाता है तो उसके बाद इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को हम लोग दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ये भी हमने आपको थ्योरी क्लास में कराए हुए थे, हो सकता था तो इसको भी छोड़ देते, लेकिन हमने इसको बता ही दिए। और याद रखिए एसएससी एमटीएस 2000 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी एमटीएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्या कहता है कि हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? चंद्रभागा किस नदी को कहा जाता है? तो यह चिनाब नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो चिनाब नदी को कहा जाता है। और याद रखिए बीपीएससी 2015 में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन बन जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है, ये वीवीआई क्वेश्चन है आपके लिए, जो है सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चिनाब नदी को ही चंद्रभागा नदी के नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। क्लियर है? और बीपीएससी 2015 में पूछा गया है। सिविल सर्वेंट के लिए आपसे जो है क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सुपर टेट की तैयारी करने वाले सभी शिक्षकगणों से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस प्रकार के वीडियो आपके लिए हम बना करके दिन प्रतिदिन लाते रहेंगे, और आपकी जो है तैयारी को दिन दूनी रात चौगुनी आपको वृद्धि कराते रहेंगे। तो इसी के साथ यहीं पे ये वीडियो समाप्त करते हैं, क्योंकि सारा क्वेश्चन आंसर जितना भी था हमने आपको ऑलरेडी सारा कुछ समझा दिए हैं। अब यहाँ से कुछ भी नहीं बचा है, सारा जो है सो क्लास हमने आपको दे दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार का पढ़ करके आपको जो है सो बहुत ही आनंददायक फील होता होगा कि आपने जो है सो अच्छी अच्छी चीज़ों को आपने सीखे हैं, समझे हैं। तो आपके लिए जो है सो बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन रहा होगा आज का सेशन। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार का और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक भी कर लीजिए, और मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें दे दीजिए इजाज़त, और जय हिंद, बाय।